हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मेरा क्लासेस। मेरा नाम खुशी बड़ोनिया है और मैं आपको मेरा क्लासेस में कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ। इसके पिछले वीडियो में हमने एमपी सेट कॉमर्स पेपर को सॉल्व किया है। अराउंड 102 क्वेश्चन तक के हमने वहां पे सॉल्व किया था। वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो रहा था, दैट्स व्हाई वी केम विथ पार्ट 2, जहां हम 103 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपसे बोलूंगी कि आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं आप मुझे बताइएगा, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं कि उनके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। इस वीडियो के नीचे आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लग रहा है जिससे मैं आपको समझा दूं अलग से, डिटेल एक्सप्लेनेशन अलग वीडियो में, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो अभी हम फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 से, विच सेज ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट इंक्लूड्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस, या सभी? तो हम देखेंगे कि ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट में सारी चीजें लगभग जो है वो इंक्लूड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल को भी हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को भी हम एनालाइज करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है उसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो इसमें सारी ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट में सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 104, विच सेज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन हैज बीन propounded वाई। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है ये मोटिवेशन थ्योरी है, जिसको जो है मैकग्रेगर ने दिया हुआ है, जो कि नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव मोटिवेशन को लेकर है। जिसमें थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन को दर्शाता है, ठीक है। और वेरस जो वाई थ्योरी है वो आपका पॉजिटिव मोटिवेशन को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो थ्योरी है वो मैकग्रेगर ने दी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी याद कर लीजिए। और थ्योरी में क्या क्या चीजें आती हैं वो भी आप समझ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कोई भी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक जरूर कवर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज आर। ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, उसकी क्या क्या प्रॉफिट है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो हमें पूछा गया है। क्या बोल रहा है ऑप्शंस में? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, रिड्यूस सुपरविजन, या ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक सभी होते हैं, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय को देते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके काम करने में है ना, उसकी जो उत्पादन जो होती है वो उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ चढ़कर फिर क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि उसको पता है उसको क्या काम करना है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। आपके कोई भी मटेरियल्स का वेस्टेज नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है तो ही नोज व्हाट यू वांट टू डू। तो उसका आपके मटेरियल्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं होंगे। और रिड्यूस सुपरविजन, आपको उसको ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ेगा, वो कम गाइडेंस के साथ अच्छा काम करने लग जाएगा, क्योंकि उसको आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash has defined management as the art of getting things done through people. Such questions बहुत बार आते हैं और ऐसे questions हम सिर्फ याद कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे ये तुक्के वाले क्वेश्चन है, इनमें तो हम तुक्का लगा लेते हैं, बट इसका राइट आंसर जो है वो है आपका मैरी पार्कर फॉलेट, ठीक है। इसका आंसर जो है मैरी पार्कर फॉलेट। तो हु हैज डिफाइंड मैनेजमेंट एज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हम लोगों से काम करवा सकते हैं। किस तरीके से करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, तो मैनेजमेंट वो आर्ट है, ठीक है। और इसको किसने दिया है, इस पर्टिकुलर स्लैंग को? इट इज गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, दैट इज मैरी पार्कर फॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज यूज्ड इन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो किन ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है? तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है क्या, कि फॉर्मल में, कॉस्ट कंप्यूटेशन में, सिलेक्शन प्रोसेस में?
डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है इट इज यूज्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एम्प्लॉइज अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए वॉलंटरीली इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। इसमें कोई भी सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं। वाइल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके एम्प्लॉइज जो है वो काम करते हैं, है ना। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इनवॉलंटरीली होती है, ये बनाई जाती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं उनको समझाने के लिए एम्प्लॉइज को, जिसमें से एक टूल है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो जनरली आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी, है ना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होनी चाहिए वो हमेशा आपकी इक्वल होनी चाहिए, अनइक्वल नहीं होनी चाहिए। ना अथॉरिटी ज्यादा, ना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कम अथॉरिटी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। अथॉरिटी मतलब आपने क्या किया है, किसी को काम करने का क्या दिया है, अधिकार दिया हुआ है कि आप ये काम जो है वो कर सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आप जो काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी ले, और उस काम को करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना क्या करोगे, अकाउंटेबल रहोगे हमें, ठीक है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ज्यादा ना कम होनी चाहिए, दे बोथ टुगेदर शुड बैलेंस ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, जिसके कारण ना ज्यादा अथॉरिटी होगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काम बिगड़ने के कम चांसेस होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, दैट इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल एंड स्ट्रेस, दीज आर टाइप्स ऑफ व्हाट, है ना। ये किस किस चीजों के टाइप्स हैं, ये बिहेवियरल, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रेस, है ना। ये जो है वो आपके इंटरव्यू के टाइप्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, बिहेवियरल इंटरव्यूज होते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यूज होते हैं। तो दीज आर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, है ना। जॉब एनालिसिस का कोई ये टाइप नहीं है। जॉब एनालिसिस में हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, मोटिवेशन में बहुत सारी थ्योरीज का यूज किया जाता है, और ना ही सैलरी पेमेंट में इसका कोई काम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which says which of the following is not a traditional method of performance appraisal, इन चारों में से कौन सी ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है पूछा गया है ना। रैंकिंग मेथड, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। ग्राफिक रेटिंग स्केल, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, या जिसे हम बार्स भी कहते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड जो है वो नहीं है, ये मॉडर्न मेथड है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये आपकी जो है वो अभी की मेथड है, दैट इज ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 111, गिल्ट एज्ड मार्केट डील्स प्राइमरीली इन, गिल्ट एज मार्केट आपका किस चीज से रिगार्डिंग है, तो गिल्ट एज मार्केट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है। ऐसा मार्केट जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना बेचने का काम होता है ना। ना ही ये मेटल मार्केट है, ना ही डिबेंचर्स है, ना ही वेपन मार्केट है। गिल्ट एज मार्केट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करता है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बन जाएगा ए, दैट इज मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the regulatory authority of RRB, that is regional rural bank की जो regulatory authority है वो सभी को पता होना चाहिए, that is नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड जो है वो आपकी रीजनल रूरल बैंक की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रूरल बैंक सारे किसके अंदर आते हैं, तो नाबार्ड के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, दैट इज नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, What authority does the RBI have under Section 22 of Reserve Bank of India 1934? क्या बोल रहा है कि कौन सी अथॉरिटी आरबीआई के पास है सेक्शन 22 के तहत? टू इशू 1 रुपी कॉइन, नो। टू इशू बैंक नोट्स विदाउट स्टैम्प ड्यूटी,
to control foreign currency exchange, to regulate interest rates. तो सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली आरबीआई का जो राइट है वो है बैंक नोट्स इश्यू करना बिना किसी स्टैम्प ड्यूटी के, है ना, बिना स्टैम्प ड्यूटी के बैंक नोट जारी करना जो है वो आरबीआई की अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज which one of the following is not the three-tier structure component of corporate debt restructuring? क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें से सीडीआर का कंपोनेंट नहीं है? कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्चुअली है क्या, जब कंपनी को ऐसा लगता है कि वो अपने डेट्स को जो है आगे डेट को जो है वो अगर पे करने में असफल है ना, असमर्थ हो रही है, तो वो क्या करती है, अपने कैपिटल उसको रीस्ट्रक्चर करती है ताकि वो डेट को पे कर सके। तो इन सारी चीज में जो सीडीआर है उसका एक 3-tier स्ट्रक्चर कंपोनेंट बना हुआ है, जिसमें आपका सीडीआर स्टैंडिंग फोरम आता है, एम्पावर्ड ग्रुप आता है और सीडीआर सेल आता है। बट सीडीआर की कोई भी मैनेजमेंट फोरम नहीं है। तो कौन सा 3-tier स्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं है सीडीआर का, तो वो है सीडीआर मैनेजमेंट फोरम। सीडीआर में स्टैंडिंग फोरम है, एम्पावर्ड ग्रुप है और सीडीआर सेल है, बट मैनेजमेंट फोरम नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा ए, दैट इज सीडीआर मैनेजमेंट फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इनमें से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? मनी मार्केट का कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है? जी हाँ, बिल्कुल है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्यों नहीं होगा? कमर्शियल पेपर है क्या? ठीक है, बिल्कुल, कमर्शियल पेपर इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, नो, इट्स नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। बॉन्ड मार्केट भी आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ट्रेजरी बिल इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के आपके सीओडी क्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर होता है और ट्रेजरी बिल होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बन जाएगा आपका, दैट इज बी, ट्रेजरी बिल होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा और आपका क्या हो जाएगा, कमर्शियल पेपर। ये आपके क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है वो है आपका आईएफसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे इंडिया का पहला डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि 1 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया था। आई थिंक 1 जुलाई 1948 में है ना, 1 जुलाई 1948 को ये आया था, है ना, इफेक्ट में। ठीक है, और ये किस लिए काम करता है, आईएफसीआई जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये इसलिए बनाया गया था और ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का। तो ये हमेशा याद रखिएगा, काफी बार इस चीज से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नहीं आपको ये याद रखना है कि आईएफसीआई का फुल फॉर्म आपका ये है, पूरा जो है फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कब इफेक्ट में आया, 1 जुलाई 1948। उसका काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज को। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसका आंसर है सेकंड, दैट इज आईएफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 117 which says which of the following statement regarding the expense ratio of mutual fund is not true? क्या बोल रहा है, कौन सा एक्सपेंस रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है? ठीक है, नॉट पे हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए कि ये ट्रू नहीं है का बताना है का नहीं बताना है। The expense ratio represent the proportion of a fund's asset used for operating cost and is deducted from the net asset. एक्सपेंस रेशियो तो यही रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अ लोड इज एन अपफ्रंट कॉस्ट पेड बाय इन्वेस्टर्स
directly to the mutual fund at the time of purchasing fund shares unit. This is also right. ठीक है. Then next, the expense ratio for actively managed funds is typically lower and higher for passively managed funds. ये expense ratio is different from load. एक्सपेंस रेशियो लोड से डिफरेंट है, ये तो सही है, विच मीन्स जो गलत हो जाएगा, इसमें आप एलिमिनेट मेथड का यूज करिए. आपको जो जो पता है और जो आपको सही लग रहा है उस पर आप आगे टिक करते जाइए, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो आप इसको अलग रखिए. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हम काफी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा बेटर हमें रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, हमें सबसे पहले देख लेना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद हम उस चीज के आंसर्स को अच्छे से एनालाइज करके एलिमिनेट करके हम आंसर को डिराइव करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार फंस जाते हैं जिसमें हम भी फंस जाते हैं. तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेगी. Next question, which of the following entities is primarily responsible for implementing the Stand Up India scheme? Okay, Stand Up India scheme implement करने के लिए कौन सी entities जो है वो responsible है? ठीक है, कौन सी responsible है, तो वो हमसे पूछ रहा है. और स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या, तो एक्चुअली ये जो नीचे स्तर की जो कास्ट होती है, जो SC/ST कास्ट होती है, इनको एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने काम किया है कि वो अराउंड 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनको फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये अपना ही काम जो है वो खुद से खोल सके. तो जो कौन सी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल थी, तो वो थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि क्या काम करी थी कि जो SC/STs हैं उनके लिए आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फाइनेंस देती है, और फाइनेंस जो है वो आपका देती है बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. जो उनको लग रहा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है ये फाइनेंस उनको प्रोवाइड करती है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप या फॉर उनके वेंचर के लिए, उनका खुद का बिजनेस खोलने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following statement about the central bank digital currency, that is CBDC pilot launched by RBI in the year 2022 are incorrect? क्या बोल रहा है, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है अबाउट CBDC जो कि RBI ने लॉन्च किया था इन द ईयर 2022, और RBI ने इसको कब लॉन्च किया था, तो अक्टूबर 2022 इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, तो ये जो रुपीज -W और -R है, ये रिटेल और होलसेल के लिए काम करते हैं. ये जो है वो डिजिटल टोकन की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, ये जो है ये आपका डिजिटल टोकन की तरह वर्क करते हैं, है ना, और जो कि लीगल टेंडर एज अ लीगल टेंडर जो है ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये जो है डिजिटल टोकन्स है, और लीगल टेंडर की तरह वर्क करते हैं. ये जो आपकी पेपर करेंसी है उसके इक्वल है. ठीक है, लीगल टेंडर की तरह वर्क करते हैं, आपकी पेपर करेंसी के इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या चीज गलत है रिगार्डिंग CBDC पायलट. डिजिटल रुपी होलसेल पायलट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट associated with settlement risk. ये तो करेक्ट है क्योंकि ये होलसेल रुपी वगैरह इन सब चीजों से लेकर आया था. देन रिटेल, द डिजिटल रुपी, what is happening? Sorry for the disturbance everybody, some technical issue has been happened. Okay, ठीक है, हमने फर्स्ट ये जो है वो तो CBDC में आता है. नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन विच इज द डिजिटल रूपी retail pilot was launched on December 1, 2022 for a closed user group of customers and merchants. Yes, जो आपका रिटेल रुपी था, रिटेल डिजिटल रुपी जो है वो लॉन्च किया गया था आपका दिसंबर 2022 में क्लोज्ड यूजर ग्रुप के लिए, है ना, कस्टमर्स और मर्चेंट्स के लिए. तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर. ठीक है,
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ई minus W is to make the intra-bank system more efficient only। क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी गोल है आपका इसका, कि ये क्या है कि वो इंट्रा बैंक सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि ये इंट्रा बैंक सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ऐसा कोई भी इस होलसेल रुपी का कुछ भी ऐसा गोल नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, the e-rupees minus W pilot was launched specifically of transactions in government securities। ये जो आपकी डिजिटल टोकन है वो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करने के लिए लॉन्च की गई थी, तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्ड ओनली। यही जो है वो सिर्फ गलत है, बाकी सारे जो है रिगार्डिंग सीबीडीसी वो सब सही है। ओके In which year was IRDAI established? क्या बोल रहा है, कौन से ईयर में IRDAI एस्टैब्लिश हुआ था? तो व्हाट इज IRDAI? तो ये IRDAI जो है वो एक मात्र एक लौती ऐसी अथॉरिटी है जो कि आपकी इंश्योरेंस वगैरह से डील करती है ना। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम इसे कहते हैं। ये एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस रिलेटेड सारे इश्यूज से डील आपकी करती है। तो और ये कब आई है, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश की गई है? तो ये आपकी स्टैब्लिश की गई है 1999 में, ठीक है, ये आपकी स्टैब्लिश की गई है 1999 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1999। इसका पूरा वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में देखें तो ये सारी चीजें ठीक है, और ये ऐसी मात्र अथॉरिटी है जो कि इंश्योरेंस से डील करती है, इंश्योरेंस रिलेटेड सारे इशू से डील करती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is who observed in the factory we make cosmetics, in the store we sell hope। ये आपको किसने दिया है? ठीक है, तो ये जो है वो दिया है चार्ले रेवसन में। ये ऐसी चीजें होती है ना जो आपको कई बार ऐसे एग्जाम में फंस जाती हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है ना, तुक्का लगाइए, अगर सही हुआ तो ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि ये जो ऐसी चीजें हैं कुछ जो है वो आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ऐसी कई चीजें जो है आ जाती है। जैसे इसके पहले जो हमने देखा था वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसके पहले हम देख चुके हैं, वो एग्जाम में आपको पूछा गया है, ठीक है, तो इसको करके जाइए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपाउंडर्स तो पढ़ के जाइए, प्रोपाउंडर्स कई बार आते हैं, तो अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जो है प्रोपाउंडर के आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो हु हैज प्रोपाउंडेड दी 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये बहुत इजी है, इसके प्रोपाउंडर ई जेरोम मैकार्थी है, जिन्होंने 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स जो है वो दिए हैं, जिसमें 4 P में पहला आता है प्रोडक्ट, सेकेंड आता है प्राइस, उसके बाद प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो आप अपने प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं वो, उसी की प्राइस, उसका प्लेस मतलब वो कहाँ सेल किया जाएगा, और प्रमोशनल टेक्निक्स, जिस टेक्निक से हम अपने प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं फाइनल कंज्यूमर तक। तो ये 4 P's का जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, इट इज प्रोपाउंडेड बाय ई जेरोम मैकार्थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज ई जेरोम मैकार्थी। Okay, next question. As per ANSOF's product market expansion grid, the 4 alternative strategies do not include। क्या बोल रहा है कि जो ANSOF की प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड है उसमें 4 ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज दी गई है, जिसमें से इनमें से जो है वो क्या इंक्लूड नहीं करता है। क्या वो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है, क्या वो मार्केट सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी है, क्या वो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, है ना, कि एनसॉफ की प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जो है वो क्या है, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये 2x2 के फ्रेमवर्क में आती है, ठीक है। इसमें जो है वो 4
क्वाड्रेंट्स में काम करता है, ठीक है। इट हैज 4 क्वाड्रेंट्स जिसमें ये काम करता है, जिसमें ये डील करता है बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू वंस प्रोडक्ट वगैरह पे, ठीक है। कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आपके पास है उसमें भी डील करता है और न्यू प्रोडक्ट में भी डील करता है। तो इसका जो फ्रेमवर्क है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें वी हैव प्रोडक्ट्स, वी हैव मार्केट, ठीक है, वी हैव एग्जिस्टिंग मार्केट and we have new market. Then we have existing products and we have new product, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपका आता है मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से मार्केट पेनिट्रेशन मतलब आप किस तरीके से मार्केट को एक्सपैंड करना चाहोगे, अपनी सेल्स वगैरह जो है बढ़ाओगे, लेकिन एग्जिस्टिंग आपके पास जो भी मार्केट में है वो आप उसको किस तरीके से आप उसकी सेल्स इंक्रीज करना चाहोगे, वो इस चीज में डील करता है। देन आपका इसमें आता है मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग मार्केट आप डेवलपमेंट कैसे करोगे, आप कुछ नया मार्केट में लेकर आना चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे डेवलप, आप किसी नई जगह पे जाकर अपना मार्केट डेवलप करना चाहते हो, नए कस्टमर बेस फॉर्म करना चाहते हो, तो वो सारी चीजें इस न्यू मार्केट में इंक्लूड होगी। देन कमिंग टू प्रोडक्ट्स में न्यू पे हम इसमें प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट की इधर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, कुछ नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, है ना, कुछ नए प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें भी आता है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आप नए प्रोडक्ट निकाल रहे हो, आप डाइवर्स कर रहे हो मार्केट को, आप पहले एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब आप काफी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे या बनाओगे या बेचोगे, तो ये आता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो आपका आंसर की मैट्रिक्स है वो डील करती है 2x2 के फ्रेमवर्क में, ठीक है। इसको इस मैट्रिक्स को हम प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी बोलते हैं। इसमें प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बताया जाएगा, मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट को किस तरीके से बढ़ाना चाहते हो, पेनिट्रेशन कर रहे हो, देन न्यू मार्केट को किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो, देन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हो, चेंजेस ला रहे हो, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर रहे हो, एंड डाइवर्सिफिकेशन में आप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हो, मतलब पहले आप एक प्रोडक्ट डील करते थे, अब आप अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्स करना चाह रहे हो, अलग अलग नए प्रोडक्ट्स में डील करना चाह रहे हो। तो ये मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से आपको काम करती है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 123 इज क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये मार्केट सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो आपके प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जो है एनसॉफ की उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 124 which says National Council for Applied Economic Research NCAER has classified the Indian consumers by income in dash categories। तो NCAER जो है वो इंडियन कंज्यूमर्स को इनकम बेसिस में 5 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करती है। बट एक चीज आप इस क्वेश्चन को जो है आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो आपको 7 दिया हुआ है, बट
जैसा कि मैंने रिसर्च किया, इट इज नॉट 7, इट इज 5। मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च, है ना, NCAER ने क्लासिफाई किया है इंडियन कंज्यूमर्स को इनटू द फॉलोइंग इनकम बेस्ड कैटेगरी, जिसमें 5 कैटेगरीज आती हैं। पहली है आपकी वेरी पुअर कैटेगरी आती है, ठीक है। देन लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी आती है, दैट इज पुअर। फिर मिडिल इनकम ग्रुप आता है, देन अपर मिडिल इनकम ग्रुप आता है, एंड देन रिच। तो इसमें 5 तरीके के हमको जो है वो कैटेगरीज में हम यहाँ पे डील करते हैं। तो बट जो आंसर है वो आपको क्या दिया गया है, आंसर आपको दिया हुआ है 7, जो कि मुझे गलत लग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 124 को जो है चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो आंसर है बेसिकली 5 है, बट आंसर जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है उसमें दिया हुआ है 7। ठीक है, अभी तक के एक ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसे हम बोल रहे हैं कि थोड़ा गलत इसका आंसर आया है। तो 124 क्वेश्चन को आप एक बार वापस आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप उस आंसर क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5, जिसमें 5 कैटेगरीज है, वेरी पुअर, पुअर, मिडिल इनकम ग्रुप, अपर मिडिल इनकम ग्रुप एंड रिच। ठीक है, तो हाउस होल्ड विथ लो बट स्लाइटली बेटर इनकम लेवल जिसमें आ जाता है, मिडिल इनकम में मॉडरेट इनकम वाले आते हैं, अपर मिडिल में हायर इनकम और स्पेंडिंग एंड सेविंग्स जिसकी ज्यादा है, एंड रिच वाले में तो हाई इनकम हाउस होल्ड वगैरह रहता है, दे आर एबल टू अफोर्ड लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कीजिएगा मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी जो सही है ये मैंने आपको निकाला है, बाकी आप एक बार और क्रॉस चेक करिए, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप फिर इसको चैलेंज करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What does it says? It says the cervical model for measuring service quality is developed by। ये जो मॉडल है वो क्या क्वालिटी, ये जो है वो किस काम में आता है, ये सर्विस क्वालिटी को मेजर करता है कि जो कस्टमर्स जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और उनको दिया क्या जा रहा है। और ये जो सर्विकल मॉडल है वो ना 5 एरियाज में डील करता है। ठीक है, पहला एरिया है आपका इसमें टैंजिबल्स। ठीक है, सेकेंड है आपका इसमें रिलायबिलिटी। थर्ड एरिया है इसमें रिस्पॉन्सिवनेस। फोर्थ है अश्योरेंस, एंड फिफ्थ है आपका इसमें एम्पैथी। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि ये जो सर्विकल मॉडल है वो किस में डील करता है। ठीक है, वो तो सर्विस क्वालिटी में डील करता है ना। और 5 इसके जो है वो एरियाज हैं, दैट इज टैंजिबल है, रिलायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अश्योरेंस है और एम्पैथी है आपका। और इस मॉडल को किसने डेवलप किया है, किसने प्रोपाउंड किया है, तो दिस मॉडल इज डेवलप बाय ए परशुरमन। ठीक है ना, इस मॉडल को आपका ए परशुरमन ने जो है वो डेवलप किया है। तो इसको आप देखिए, याद करिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको इधर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको बोला ना काफी प्रोपाउंडर्स वाले जो चीजें हैं वो आती है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच से personal selling is rationally more economical and effective when। पर्सनल सेलिंग कब रैशनली ज्यादा इकोनॉमिकल और इफेक्टिव है, जब हम कब डील करते हैं, जब हम प्रोडक्ट जिनकी हाई यूनिट वैल्यू होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा है, यूनिट वैल्यू ज्यादा है, उसको हम पर्सनल सेलिंग में ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा अच्छे व्यक्तिगत हम लोगों के वो होते हैं, कॉन्वर्जेशन हो जाती है, जो भी हाई यूनिट वैल्यू आपको जो भी लगता है वो पर्सनल सेलिंग में ज्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू इनडायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज प्रोडक्ट इज ऑफ हाई यूनिट वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो लेवल चैनल इज ऑल्सो नोन एज, जीरो लेवल चैनल को हम और किस नाम से बोलते हैं? तो इसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल से बोलते हैं, बैकवर्ड मार्केटिंग चैनल से, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग चैनल, या नन ऑफ द अबव? डेफिनेटली द आंसर इज ए, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। जीरो लेवल चैनल को हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल भी कह सकते हैं, क्योंकि जीरो लेवल चैनल में भी कोई भी बीच में इंटरमीडियरी नहीं होता है, हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, और डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में भी हम डायरेक्ट सेल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द डिक्लाइनिंग मार्केट द कंपनी में अडॉप्ट स्ट्रेटजी ऑफ हार्वेस्टिंग, डिवेस्टिंग एंड इंक्रीजिंग सेल्स, eliminating a good product, increasing production, और none of the above? वैसे तो मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, बट इसका आंसर प्रोविजनल आंसर की में ए दिया हुआ है, दैट इज इंक्रीजिंग सेल्स। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट डिक्लाइन होता है ना, तो कंपनी सेल्स को इंक्रीज कैसे ही करेगी, क्योंकि मार्केट डिक्लाइन है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, ठीक है, कि क्या है, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बचे हैं, आप क्या करोगे, उसको क्लियर आउट करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो। तो इसका आंसर ये सही भी हो सकता है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे। आप एक बार इसे क्रॉस चेक आप खुद भी करिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार डाउटफुल है, तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आंसर तो इसका ए दिया हुआ है, काफी हद तक सही भी है, क्योंकि हम डिक्लाइनिंग मार्केट टाइम पे, जब मार्केट हमारा डिक्लाइन होता है, कमजोर होता है, ठीक है, तब हम सेल्स अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम बेचने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, ताकि हम लॉस में ना जाए। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हो सकता है ये दिया हो, बट मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं सेल्स ना करें उस टाइम पे। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार और देखिए, एंड अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। Okay, next question, which is the five forces of competition in the market are originated by, okay, जो five forces model है ना, वो किसने दिया है? माइकल पोर्टर ने, जिसे हम पोर्टर्स फाइव फोर्सेस ऑफ कंपटीशन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल भी कहते हैं, जिसमें इसने 5 चीजों में दिया है। और ये क्या काम में आता है? जिसमें हम अपने कॉम्पिटिटिव फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें कुछ 5 चीजें आती हैं। जिसमें पहले है आपकी कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, जो भी आपकी राइवल फर्म्स होती हैं, राइट, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह होते हैं, जो आपकी राइवल फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो आपके राइवलरीज होते हैं, वो इसमें आते हैं। आप इनको पहले स्टडी करोगे। ठीक है, देन सेकेंड अगर हम बात करें, तो आपको किस चीज का डर होता है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, जो भी आपके नए नए जो कॉम्पिटिटर्स पैदा होने वाले हैं, है ना, नई चीजें जो मार्केट में आ रही हैं, उनका जो थ्रेट होता है वो भी एनालाइज करता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में। देन थर्ड वन जो है वो क्या एनालाइज करता है? आपकी बायर पावर को। ठीक है, कि आपके जो बायर्स हैं, जो आपकी कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनमें क्या पावर है, वो कितना खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या क्या, ये सारी चीजें आप देखने की कोशिश करते हो। देन आप नेक्स्ट कोशिश करते हो आप अपने सप्लायर की पावर, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे रॉ मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं आपके सप्लायर, अच्छे क्वालिटी में डील करते हैं यानी, तो ये सारी चीजें भी आप देखने की कोशिश करते हो, एनालाइज करते हो। एंड द लास्ट वन इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, है ना, जो भी आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की जो भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, उनका भी आपको कई हद तक के थ्रेट रहता है। क्योंकि क्या होता है, जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, कई प्रोडक्ट्स में ब्रांडिंग होती है, कई प्रोडक्ट्स में नहीं होती, तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे। तो यही पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल में किया जाता है, जिसको ओरिजिनेट किया है आपके माइकल पोर्टर ने। माइकल पोर्टर हैज ओरिजिनेटेड दिस कॉन्सेप्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which says 7 tactics known as 7 T's which do not include। 7 tactics that is 7 T's में क्या इंक्लूड नहीं होता है? क्या प्रोडक्ट होता है? डेफिनेटली। क्या सर्विस होती है? यस। क्या कम्युनिकेशन होता है? यस। क्या रिसर्च होती है? नो, रिसर्च इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इस 7 T's में आपका प्रोडक्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन के अलावा जो इंक्लूड होता है वो होता है ब्रांड। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका इंक्लूड होगा ब्रांड।
फिफ्थ नंबर आपका इंक्लूड होता है इसमें आपके प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, आपके प्रोडक्ट की प्राइस। देन सिक्स वन इसमें जो इंक्लूड होता है जो आपको इंसेंटिव्स वगैरह है, आपके जो इंसेंटिव तो 70 में ब्रांड, प्राइस, इंसेंटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, लेट्स jump on to the next question. Which is the leading case of English law where the court laid the rule for determining the amount of compensation arising from breach of contract? कौन सा ऐसा केस है इंग्लिश लॉ का जहां पे कोर्ट ने क्या किया है, अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन दिया है विच अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कौन सा केस है? तो इसको आप हमेशा ये ऐसे केसेस जो है पढ़ के जाइए, कुछ केसेस जो है वो आते हैं और स्पेशली जो केसेस हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट से ही आते हैं लगभग। तो जो केसेस है उनको एक बार आप तो गो थ्रू कर लिया करिए, ठीक है। तो ये जो इसका जो आंसर की में दिया हुआ है, लेट मी सी। ओके, इसका जो आंसर है वो हैडली वर्सेस बैक्सनडेल है। इस केस में क्या हुआ था कि जो कोर्ट है उसने अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन डिटरमाइन किया था जब कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ था, और इंग्लिश लॉ वाले केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच वाले, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पेंसेशन वगैरह डिटरमाइन किया था। तो वो कौन सा केस है? वो है आपका हैडली वर्सेस बैक्सनडेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज according to the contract of pledge, which of the following is not the right of the pawnee? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अकॉर्डिंगली कौन सा पॉनी का राइट नहीं है? ठीक है, तो राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ डेट, इसका तो राइट है क्योंकि वो उन गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है अनलेस एंड अनटिल उसके जो भी माल है उसका भुगतान ना किया हो। देन सेकेंड, right to get extraordinary expenses incurred for the preservation of goods pledge, जो हम goods रखे हैं, जो पॉनर है जिसने goods रखे हुए हैं पॉनी के पास, उसको extraordinary expenses लेने का हक है अगर उसने उस goods में कोई भी पैसा लगाया है तो। Then third one, right to file a suit in the court on law upon default by pawnee। ठीक है, ये हाँ सूट फाइल भी कर सकता है कोर्ट में अगर पॉनर जो है वो डिफॉल्ट करता है अपने गुड्स को लेके। देन डी, राइट टू सेल द गुड्स पॉन्ड विदाउट गिविंग रीजनेबल नोटिस ऑफ सेल टू द पॉनर, नहीं, ये राइट बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना नोटिस दिए पॉनर के गुड्स जो उसने आपके पास प्लेज करके रखे हैं वो आप नहीं बेच सकते बिना उसको बताए, है ना। तो ये आंसर जो है वो इसका बन जाएगा कि कौन सा राइट नहीं है पॉनी का, तो उनके गुड्स को सेल नहीं कर सकते हैं बिना उनको बताए पॉनर को, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। Next question, according to Negotiable Instrument Act 1881, which of the following instrument does not require a stamp? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसमें स्टैंप नहीं लगता है? क्या वो चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, या सभी है? डेफिनेटली चेक है, चेक में कोई स्टैंप नहीं लगता है, साइन लगता है, स्टैंप नहीं लगता है। प्रॉमिसरी नोट में स्टैंप लगता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप लगता है, बट चेक एक ऐसा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई भी स्टैंप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, व्हेन इज द डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी नॉट कंसिडर्ड टू बी फेयर एंड जस्ट? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी कब फेयर नहीं है, कब सही नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, व्हेन the company is continuously incurring losses in its business but it is expected to make profit in future। ये इसका राइट आंसर होना चाहिए क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यू लॉस इंकर कर रही है बिजनेस में, तो इसका डिसोल्यूशन जो होगा वो जस्ट एंड फेयर जो होगा वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, तो इसका तो फेयर एंड जस्ट नहीं होगा। ठीक है, बी है, व्हेन द कंपनी इज कंटिन्यूअसली इंकरिंग लॉसेस एंड देयर इज नो होप। लॉसेस तो इनकर कर रही है बट कोई होप ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का, तो इसमें तो फेयर एंड जस्ट है ही। व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर एक्सप्लॉइटिंग द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इसमें भी जस्ट एंड फेयर है।
ठीक है, आप जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर को एक्सप्लॉइट कर रही है जो शेयर होल्डर्स की मेजोरिटी वाली टीम है, तो इस केस में भी आप कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो, तो ये भी जस्ट एंड फेयर होगा। When the company's funds are being used, कंपनी के फंड आप उसका गलत उपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, तब भी जस्ट एंड फेयर होगा कंपनी को डिसॉल्व करना। बट जस्ट एंड फेयर कब नहीं होगा? जब कंपनी को लॉसेस हो तो रहे हैं लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो प्रॉफिट्स जो है वो कमाएगी आगे फ्यूचर में, तो तब फेयर एंड जस्ट जो है डिसोल्यूशन नहीं होगा कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। According to the provision of LLP Act 2008, which of the following document is necessarily to be filed with the registrar for registration of LLP? ठीक है, कौन सा नेसेसरी डॉक्यूमेंट है जो हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में फाइल करना पड़ता है एलएलपी की रजिस्ट्रेशन के टाइम? सभी को पता है दैट डॉक्यूमेंट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमें नेसेसरीली मैंडेटरीली फाइल करना पड़ता है जब हम एलएलपी को क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द सेलर कैन एक्सरसाइज लियन। सेक्शन 47 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेलर अपना जो लियन है, अपना जो राइट है, अपना जो अधिकार है, वो कब एक्सरसाइज कर सकता है? When the goods are sold on a stipulation credit, only upon the order of court, when buyer becomes insolvent, when seller becomes insolvent। जब बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है तब क्या कर सकता है सेलर? अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जब बायर को आपने क्या किया है, गुड्स दिया है ना, और बायर उस गुड्स का पैसा देने में असमर्थ हो गया है, बायर का दिवालिया निकल चुका है बेसिकली, ठीक है, बढ़िया से लैंग्वेज में कहें तो बायर का दिवालिया जो है वो निकल चुका है। तो इस केस में हमारा क्या होने वाला है कि जो सेलर है वो अपने राइट का, अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 137। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? कॉम्पिटिशन एक्ट सबसे पहले कब आया? दैट इज द ईयर इज 2002। ये क्यों बना था? कि हम अपनी कंपटीशन को प्रमोट करें, ठीक है। जो भी इंडियन मार्केट में जितने भी कंपटीशन है उसको प्रमोट करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था, क्योंकि क्या हो रहा था, कंपटीशन जो है वो खत्म होता जा रहा था धीरे धीरे, जिसके कारण जो 2002 में ये एक्ट आया जिसमें हम कंपटीशन को प्रमोट और सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इस एक्ट को जो है वो लेकर आए हैं। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, ठीक है। आप अपनी जो कंपटीशन है उसको जारी रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय। जो आपका CIC है और जो आपका IC है वो कौन अपॉइंट करता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंगली इन दोनों को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति जी जो है वो आपकी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर दोनों, CIC और IC को, दोनों को ही जो है वो आपका प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो बन जाएगा वो होगा आपका द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 102 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970 हु कैन अक्वायर पेटेंट्स इन पब्लिक पर्पस? 102 के अकॉर्डिंगली पेटेंट एक्ट में हम कौन सी ऐसी वो है, कौन लोग हैं जो कि पब्लिक पर्पस के लिए ही पेटेंट्स को अक्वायर कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज द अथॉरिटी जो पब्लिक पर्पस के लिए ही पेटेंट अपना जो है अक्वायर कर सकती है, ठीक है, जनहित में अक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140। On and from which date and year was GST implemented in India with the concept of one nation, one tax and one market? ठीक है, GST किस तारीख को इंप्लीमेंट हुआ था? तो आई थिंक ये तो सभी को रटा हुआ होगा। GST कब आया है? 1 जुलाई 2017 को आया है ना। ये तिथि आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को पता होगी क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। और GST कब लागू हुआ है तो ये तो हमें सभी को पता होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे से एक और क्वेश्चन बन सकता है। कॉन्सेप्ट क्या था GST का? वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, ठीक है। क्या था इसका? वो एक देश, ठीक है, एक कर और एक बाजार। वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ GST। और GST कब आया? तो फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जो है वो GST जो है आपका इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग
विच इज इंक्लूडेड अंडर ग्रॉस टोटल इनकम। किन सब चीजों में ग्रॉस टोटल इनकम में आता है? तो हमें पता है जो भी हेड ऑफ इनकम होती है उसका एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट जो आता है 5 हेड ऑफ इनकम की, वो है ना। आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को एडजस्ट करते हो उसके बाद, एंड देन आप क्या करते हो, इनकम को क्लब करते हो। तो ये आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम नहीं आती, और एडजस्टमेंट, आप एडजस्टमेंट भी करते हो, हेड ऑफ इनकम में ऐड करते हो, और फिर जो आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड है उसके बाद क्लबिंग भी आती है ना। और अरे डिडक्शन भी तो कटती है, ये डी आंसर राइट होना चाहिए इसका। आप इनकम क्लब करके जो डिडक्शन है वो भी तो करते हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी हमारा? 141। इसका आंसर तो हमें सी दिया हुआ है। अच्छा, ग्रॉस टोटल इनकम बोला है ना, ओके ओके ओके, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपका यही होगा, क्लबिंग ऑफ इनकम तक क्या आएगा, जीटीआई बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एंड देन क्लबिंग ऑफ इनकम आप ऐड करोगे तो आपकी जीटीआई जो है वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of residential status, income earned and received in Nepal, business operated in Nepal, controlled from India is taxable। क्या बोल रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो इनकम हमें नेपाल में ही अर्न हुई है, नेपाल में ही मिली है, और ऐसा बिजनेस से मिली है जो कि नेपाल में ही ऑपरेट होता है बट इंडिया से कंट्रोल होता है, तो वो कौन कौन लोगों को टैक्सेबल होगा? तो जो ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होंगे और जो नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होंगे उनको जो होगा ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो नहीं, इसका आंसर है ए, टू एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। कमिंग टू नेक्स्ट, which fund is eligible for 100% deduction under section 80G without restructuring of qualifying amount? कौन सा 80G सेक्शन के अंडर 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल है? तो ये है आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, या प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, या ऑल ऑफ द अबव। तो 80G के अंदर कुछ ऐसे फंड्स हैं जो कि 100% जो है वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, जिसमें से एक है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। कुछ उन फंड की मैंने लिस्ट आपके लिए रखा है, तो वो है अराउंड, ये सारे फंड्स जो है वो आपका आता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार गो थ्रू करिए इसको, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं। पिछले सेट में भी इसका क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग देखा गया है कि कौन सा सेक्शन 80G के अकॉर्डिंगली जो है कौन सा ऐसा है, ऐसे फंड्स है जो कि 100% डिडक्शन के अंदर आते हैं। तो वो आपके कौन कौन से फंड्स है? कुछ 14 फंड्स जो है वो आपको दिए हुए हैं, है ना। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आई थिंक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख के जाइएगा, ठीक है। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी ₹4 लाख, ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस यूज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस इज 50,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर इज इतना। तो क्रॉस टोटल इनकम हमारी अकाउंटिंग ईयर 2020, 23 और 2024 की क्या रहेगी? तो हमारी सैलरी से जो इनकम है, तो ग्रॉस टोटल इनकम हमको निकालना है। तो जो हमारी सैलरी की इनकम है, ठीक है, जो हमारी सैलरी की इनकम है विच इज 4 लाख रुपीज, अरे 4 लाख रुपीज में से आप जो हाउस प्रॉपर्टी का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, आपको जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस हो रहा है दैट इज 50,000, उसको आप माइनस कर दो, ठीक है। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? क्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी आपकी अकाउंटिंग ईयर 2020। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बन जाएगा 3.5 लाख, दैट इज 3,50,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, जो सैलरी है उसमें से जो प्रॉपर्टी का लॉसेस को माइनस करके हमारा जो क्रॉस टोटल इनकम है उस अकाउंटिंग ईयर का वो कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मदर की टोटल इनकम है 4,50,000, फादर की टोटल इनकम है आपकी 4 लाख, माइनर सन की इनकम है आपकी 1,50,000। देन जो टोटल इनकम हो जाएगी मदर फादर की वो क्या होगी? दोनों की इनकम पूछी है, मदर की भी और फादर की भी। अब आपको क्लबिंग, इस चीज के लिए जो क्लबिंग चैप्टर है वो थोड़ा आना चाहिए, इसको हम, ठीक है।
सबसे पहली बात तो क्लबिंग में जो सेक्शन आपका 64 आई ए है, 1A है, 64 1A है, वो क्या कहता है कि जो माइनर की इनकम होती है ना, वो उस पेरेंट के साथ क्लब होती है जिस पेरेंट की इनकम हायर होती है। ठीक है, तो माइनर की इनकम मैं लिख दूं क्या, माइनर इनकम इज क्लब्ड with the income of parents whose income is higher, whose income is higher। तो सेक्शन 64 1A रहेगा, क्या कहता है कि माइनर की इनकम उस पेरेंट के साथ हम जोड़ते हैं या क्लब करते हैं जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है। तो यहाँ मदर की इनकम क्या है, ज्यादा है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन भी है जो कि 1500 रुपए की जो एक्सेप्शन है कि जो भी माइनर की इनकम होगी उसमें से उसमें उसको 1500 की जो एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड करवाई गई है अंडर सेक्शन 1032। एक्सेप्शन है कि जो माइनर की इनकम होगी टोटल उसमें से उसको 1500 रुपए की जो एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हमारे पास माइनर की इनकम कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं पहले। माइनर की इनकम हो जाएगी आपकी, माइनर की इनकम हमारे को दी गई है 1,50,000 1,50,000 हमें माइनर की इनकम दी गई है जिसमें से 1500 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए 1,48,500। ठीक है, ये माइनर की अभी टोटल इनकम हो चुकी है। अब माइनर की इनकम किसके साथ होगी, मदर की इनकम, क्योंकि यहाँ पे मदर की जो इनकम है वो आपकी ज्यादा है। तो मदर की जो इनकम हो जाएगी, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ है ना, मदर की इनकम कितनी हो जाएगी, माइनर की इनकम के साथ मदर की दैट इज आपकी 4,50,000 प्लस 1,48,500। ठीक है, टोटल मदर की हो जाएगी आपकी 98,500। ठीक है, तो मदर की टोटल इनकम कितनी अभी 500। अब फादर की टोटल इनकम क्या रह जाएगी, फादर की टोटल इनकम होगी कितनी है उसी के बराबर होगी, फादर की टोटल इनकम 4 लाख है तो 4 लाख की होगी। ठीक है, माइनर की इनकम में से हम सेक्शन में ठीक है, आया उसका डबल करीब 500। मदर की इनकम में माइनर की इनकम को क्लब किया 5,98,500 आया, मदर की इनकम जाएगी क्योंकि मदर की इनकम थोड़ी कम है। तो सेक्शन 1A के अकॉर्डिंगली माइनर की इनकम हम क्लब करते हैं विद द इनकम ऑफ पेरेंट जिसकी इनकम क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मदर की इनकम 5,98,500 और फादर की इनकम 4 लाख, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Under which section of Income Tax Act India has entered into bilateral agreement with many countries for avoidance of double taxation? कौन से एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन में इंडिया ने बायलेटरल एग्रीमेंट के साथ वो किया था और कितनी कंट्रीज के साथ एंटर हुई थी डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए? कितनी कंट्रीज थी, तो 90 सेक्शन 90 के अकॉर्डिंगली कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर किसके रिगार्डिंग, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने। के रिगार्डिंग, ठीक है, कि
एक बंदा दो कंट्री में अगर है तो अगर इंडिया में टैक्स दे रहा है तो वो दूसरी कंट्री में उसको एज अ क्रेडिट मानेंगे, ठीक है, और दूसरी कंट्री में दे रहा है तो इंडिया में, और अगर एक कंट्री और उसको मेजरली एक जगह ही टैक्स देना है तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए ये चीज हुई थी। और कौन से सेक्शन में हुई थी? तो सेक्शन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस? कौन सा ऑफेंस जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है? ऑप्शन नंबर ए टैक्स अवॉइडेंस, बी टैक्स इवेजन, सी टैक्स प्लानिंग, डी बोथ ए एंड बी। टैक्स इवेजन आ जाएगा, क्योंकि टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली टैक्स को चोर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, ठीक है, और चोरी कर रहे हो अनएथिकल वे में, तो ये आपका क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। टैक्स को अवॉइड करना लीगल लूपहोल्स निकाल के, वो आपका पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। और टैक्स प्लानिंग तो करनी ही चाहिए, बिना टैक्स प्लानिंग के आप किस तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हो? तो पनिशेबल ऑफेंस आपका टैक्स इवेजन मतलब कर चोरी हो जाएगा। Next question. An individual assessee won lottery prize worth rupees 7,000 और डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट सोर्स विल बी। क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल असेसी ने लॉटरी प्राइज जो है वो अर्न किया, जिसकी वर्थ रुपीज कितनी हुई? 700। तो हम इनकम टैक्स एट सोर्स को किस तरीके से डिडक्ट करेंगे वो हमें बताना है। सबसे पहली बात तो सेक्शन 194B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या कहता है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है लॉटरी प्राइस की कि टीडीएस जब कब कटना चाहिए? जब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 10,000 रुपीज हो। कितने रुपीज से ज्यादा हो? 10,000 रुपीज से ज्यादा। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितने रुपीज से ज्यादा होना चाहिए? 10,000 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। अब और टीडीएस की रेट क्या है? टीडीएस काटने की रेट है एग्जैक्ट 30%, ठीक है, फ्लैट 30% रेट पे लॉटरी वगैरह पे क्या है आपकी टीडीएस कटती है। अब इस केस में क्या है, उसने क्या लॉटरी प्राइस गेन किया है? 7,000 रुपए का। अब जो 7,000 रुपए है क्या वो 10,000 से कम है? यस। तो अब इस पे क्या टीडीएस कटेगा? नहीं। तो इसका जो टीडीएस होगा वो क्या हो जाएगा आपका? जीरो, क्योंकि टीडीएस की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 194B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, थ्रेशोल्ड लिमिट है। कब आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा? जब आपकी जो लॉटरी प्राइस की अमाउंट होगी वो ग्रेटर देन 10,000 होगी, ठीक है। और टीडीएस की जो फ्लैट रेट है टीडीएस अमाउंट काटने का वो है 30%। बट यहाँ पे जो आपकी लॉटरी प्राइस का विनिंग प्राइस है वो आपका 7,000 है, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली डिडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट से आपका जो प्राइस है वो क्या है? कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to old tax regime, total tax payable of an individual assessee during financial year 2023 to 2024 is rupees 96,200. Then amount of 4 installment of advance tax are respectively. सबसे पहले तो एडवांस टैक्स का स्केड्यूल है कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो एडवांस टैक्स लगता है, ठीक है। एडवांस टैक्स जो है वो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स में लगता है, ठीक है। और उस इंस्टॉलमेंट का जो है स्केड्यूल क्या है कि बाय 15 जून, ठीक है, आपको कितना टैक्स लगेगा? 15%। देन बाय 15 सितंबर आपको कितना टैक्स लगेगा उस अमाउंट पे? 45%। देन बाय 15th ऑफ दिसंबर आपको लगेगा 75% टैक्स। देन बाय 15th ऑफ मार्च आपको कितना टैक्स लगेगा? 100%। 100% अमाउंट पे आपको क्या हो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी है? टोटल टैक्स हमने कितना दिया है 23-24 असेसमेंट ईयर में? दैट इज 96,200, ठीक है। 96,200 का है तो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहली इंस्टॉलमेंट जून की 15%, तो 96,200 का 15% हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो 96,200 का 15% आता है 14,430, ठीक है। 14,430 is 15% of 96,200। इस इंस्टॉलमेंट का 96,200 पे कितना परसेंट टैक्स होगा? 45% बाय 15th ऑफ सितंबर, ठीक है। 45% जो 96,200 का है वो हो जाता है 43,290 रुपीस, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी 14,430 का टैक्स है तो क्या किया है? तो हम क्या करेंगे 43,290 में से इस अमाउंट को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। 14,430 को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। तो आंसर सारे बच्चे का आ जाएगा 28,860, ठीक है। 28,860।
देन थर्ड इंस्टॉलमेंट आप अगर 75% टैक्स तो आप पे 600 into 75%, ठीक है। जितना आपको जाता है 70,000 और उसके अलावा 28 सॉरी आपसे पहले 40 महीने से क्या करेंगे बिल्ड करेंगे तो हमारा इस वाली इंस्टॉलमेंट का जो है कैलकुलेट इस इंस्टॉलमेंट में कितना टैक्स इसमें से पे किया है। तो इसमें से हम 43,290 जो है वो माइनस कर देंगे तो इसका आंसर भी 28,860 20,860 इसका आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट बिल्कुल पूरा हो गया 200% ठीक है। ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, लेकिन देखिए ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं 72,150, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 32,150 ऑलरेडी टैक्स पे किया है। तो आंसर कितना आ जाएगा 224,050, इसका आंसर आ जाएगा 24,050। तो हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे 4 तब क्या अमाउंट हुई 28,860 अगेन 28,860 एंड 24,050। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ठीक है। समझ में आया? चाहिए क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब देते हैं उसकी डेट भी आ जाती है कि आपको 15 जून आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, 15 सितंबर आपकी सेकेंड है, थर्ड आपकी 15 दिसंबर है और थर्ड एंड जो लास्ट जो है वो आपकी 15 मार्च है। तो इस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स भी आप याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, which is the most necessary document for easy e-filing of income tax return for a salary taxpayer? कौन सा ऐसा फॉर्म है जो जरूरी होता है सैलरी टैक्स पेयर के लिए? तो सैलरी टैक्स पेयर के लिए जो फॉर्म है वो बना हुआ है फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16 जो कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट है सैलरी टैक्स पेयर को ई फाइल करने के लिए जब वो ई फाइल करता है आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो ये जो है फॉर्म नंबर 16 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, सारी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टैक्स पेयर जो कि सैलरीड एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और मैं आपको कहूंगी कि आपका जो भी आंसर आया है, जो भी आपको ऐसा लगा है, आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा वो है, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है, आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और बाकी अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बाकी सारे एग्जामिनेशन का, अपकमिंग आपकी यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन भी है, ठीक है, कॉमर्स की 7th ऑफ जनवरी में, ठीक है। तो उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली, बट जो भी ऐसा लगता है आप मुझे बता सकते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके एमपी सेट के पेपर में सही हुए हैं वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि वो जो मैंने आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन बताए थे, आई थिंक 124 और 128 क्वेश्चन को हमको डाउट लगा था कि ये चैलेंज किए जा सकते हैं, तो आप उसको एक बार क्रॉस चेक करके मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे एवरीबॉडी।